देखो हम लोग कैश फ्लो पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंड फ्लो। अगर आपको कैश फ्लो आ गया तो आपको फंड फ्लो 100% आ जाएगा, क्योंकि फंड फ्लो में कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट का प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। देखो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा प्रैक्टिकल स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टेप 1 क्या लिखा, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब एक स्टेट, यहाँ पे 3 डब्बे बनेंगे, 3 स्टेटमेंट्स बनेंगे आपके। पहला स्टेटमेंट बनेगा वर्किंग कैपिटल का, तो जो आपको नॉर्मली पता ही है, देखो कैसे शो किया स्क्रीन पे एकदम। प्रीवियस ईयर करंट ईयर का आप फिगर लिख दिए स्टॉक का, और इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते जाओ और डिफरेंस निकाल के लिखते जाओ। वही चीज करंट एसेट के साथ करना है, वही चीज करंट लायबिलिटी के साथ करना है। और फाइनली नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज तो निकल ही जाएगा ना, अल्टीमेटली या तो बढ़ा होगा फाइनल फिगर पूरा, या फिर डिक्रीज हुआ है। तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, जिसमें आपको एक डब्बा बनाना होगा जिसमें आपको इंक्रीज डिक्रीज का डिफरेंस निकालना है। तो पहला स्टेप यही था, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बनेगा, जिसका नाम है फंड फ्लो ऑपरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट का नाम है, देखो लिखा भी है, मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग पहले इनडायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट बहुत रेयर एग्जाम में आएगा। तो ये रहा इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट। एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है, कैश फ्लो में नहीं बनाते, एडजस्टमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जो बना रहे थे, सरप्लस का डिफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद देखो क्रेडिट साइड में क्या क्या आया, गेन फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, ट्रांसफर फीस कहीं से कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो कहीं से, रेंट रिसीव कमा रहे हो कहीं से, कोई नॉन करेंट एसेट से कंपनसेशन मिला आपको, कोई टैक्स का रिफंड मिला आपको, रीवैल्यू हुआ एसेट का, वैल्यू अप डाउन हुआ है तो प्रॉफिट हुआ उससे। वैसे ही डेबिट में क्या क्या आया, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ राइट ऑफ या अमोटाइज हो रहा है तो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, कुछ रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट बना रहे हो, या इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये तुम्हारा एक्चुअली वही नहीं हो गया जो तुम कैश फ्लो में बनाते थे, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए और उसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते थे। कैश फ्लो में हम लोग 2 चीज करते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते थे, उसमें वो 4 एडजस्टमेंट करते थे, वो भी आ गए यहाँ पे। और उसके अलावा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो एड बैक और लेस बैक करते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लिखने के बाद, तो वो भी यहीं पे आ गया। तो आपका एडजस्टमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बना। इससे मेरा निकल गया फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बैलेंसिंग निकलेगा, या तो डेबिट में निकलेगा या क्रेडिट में निकलेगा। क्रेडिट में निकले मतलब आपका फंड ऑपरेशन से फंड जा रहा है, और डेबिट में निकले मतलब फंड ज़्यादा आ रहा है। डेबिट बैलेंस बचेगा मतलब ज़्यादा फंड आ रहा है, और क्रेडिट बैलेंस बचेगा मतलब ज़्यादा फंड जा रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो निकल जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट जो आपको बनाना पड़ता है, एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करना है। हम लोग एक सम्स का सॉल्यूशन में आपको वो फॉर्मेट दिखा रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें वो जो दोनों आइटम का आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इसके अलावा जो आपका शेयर और इन सब से पैसा आया, फिक्स्ड एसेट, यानी आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें आएगा। आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें आएगा। तो यानी आपका कुल मिला के 3 स्टेटमेंट बना। पहला स्टेटमेंट बना चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, ये रहा पूरा बड़ा सारा एकदम दिखाया हुआ, सब आइटम आ गया, सारा आइटम का चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। उसके बाद एक आपका स्टेटमेंट बना फंड फ्लो ऑपरेशंस का, यानी एक तरीके से बोलो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला आइटम। और तीसरा स्टेटमेंट आपका बना फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों आ गया, जिसमें आपका इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों आ गया। तो ये 3 स्टेटमेंट बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? एक वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बन रहा है, एक ऑपरेटिंग के लिए यहाँ पे फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बन जा रहा है, और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा जिसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों आ जाएंगे। सॉल्यूशन से सम्स देखें तो बेटर समझ में आएगा आप लोग को। जैसे देखो यहाँ पे एक सम दिया, एक सेकंड,
देखो यहाँ पे एक सम दिया है 2012 का, आपको इस पीडीएफ में 2012 से लेकर 2019 तक का सम दिया है, कुल मिला के 7-8 सम्स है ईयर पेपर का। लिखा है प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ टीसीएस लिमिटेड ड्यूरिंग 1920 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया है, शेयर होल्डर्स फंड जिसमें शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस का डिफरेंस मतलब पीएल का डिफरेंस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी भी दिया आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी भी दिया आपको, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, और आपको एसेट्स दिया है, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में आपको दिया इन्वेंट्रीज, डेटर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये सब आपको बैलेंस शीट दे दिया। कुछ एडजस्टमेंट दिया आपको, एक ऑब्सोलेट मशीन है जिसका WDV 20,000 है, हैविंग 75% एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज डिस्पोज्ड ऑफ। 20,000 का एक एसेट है जिसमें 75% एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसको हम डिस्पोज ऑफ किए 28,000 में। एंड एक्यूमुलेटेड ऑन फिक्स एसेट, बाकी फिक्स एसेट पे मेरा डेप्रिसिएशन है 1,30,000 और 1,65,000 ओपनिंग क्लोजिंग दिया आपको, मतलब आपको ओपनिंग क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया। 1,30,000 आपका ओपनिंग डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और आपका 1,65,000 क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। और आपको क्या दिया है, एक एसेट है 20,000 का WDV जिसका 75% एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसको हम डिस्पोज कर दिया 28,000 में। क्लियर है ये नॉर्मल एडजस्टमेंट हम देखेंगे अभी। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी प्रोवाइडेड, यानी ये प्रोविजन फॉर टैक्स बता रहा है कि टैक्स पेमेंट बता रहा है, करंट ईयर का नया प्रोविजन बता रहा है कि टैक्स पेड बता रहा है, बोलो बोलो आप। पेड बता रहा नहीं, प्रीवियस ईयर का प्रोवाइडेड बोला नहीं, जब भी पेड बोलेगा मतलब पेमेंट, प्रोवाइडेड बोलेगा मतलब करंट ईयर का नया प्रोविजन बना है। एस्टिमेटेड बोला है भाई, देख। हाँ अच्छा, एस्टिमेट किया है अभी तो, एस्टिमेट किया ही होगा, यानी ये करंट ईयर का नया प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया आपको। तो जो आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के 2 फिगर निकालते हो ना, टैक्स पेड और करंट ईयर का प्रोविजन, तो करंट ईयर का प्रोविजन दे दिया है, मतलब डिफरेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, टैक्स पेड। हाँ, आपको बोला है ओपनिंग स्टॉक है 54,000 का, विच वॉज प्रीवियसली वैल्यू 10% बिलो कॉस्ट, वॉज रिटर्न अप टू इट्स कॉस्ट फॉर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। एक ओपनिंग स्टॉक है 54,000 का जिसको हम पहले 10% बिलो कॉस्ट दिखा के रखा था, ओपनिंग स्टॉक कम दिखा के रखा था, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कम था, मतलब प्रॉफिट हाई था, है ना। तो अभी एड बैक करेंगे। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर वर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड 5% डिस्काउंट। जो नया शेयर हम इशू किए हैं वो 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं, और जो नया डिवेंचर हम इशू किए हैं वो 5% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। एंड रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम, और प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किया वो 10% प्रीमियम पे रिडीम किए। एक बार शेयर डिवेंचर कब एक पोजीशन देखते हैं। मेरा ओपनिंग इक्विटी शेयर 2.5 लाख है, क्लोजिंग 270, मतलब 20,000 का इक्विटी शेयर इशू हुआ है 10% प्रीमियम पे, मतलब 20,000 का सामान 22,000 में इशू हुआ है। वैसे ही एक प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग 20 था, क्लोजिंग 70, मतलब 50,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है, और 10% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, मतलब 50,000 का प्रेफरेंस शेयर का 55,000 पेमेंट किए। और डिवेंचर्स का बोल रहा है ओपनिंग 1,20,000 क्लोजिंग 2 लाख है, मतलब 80,000 का डिवेंचर इशू हुआ है, वो भी 5% प्रीमियम पे इशू हुआ है, सॉरी 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है। तो 80,000 का डिवेंचर कितना में इशू हुआ है, 5% प्रीमियम यानी 4,000 कम कर दो तो 76,000 में इशू हुआ है, मतलब 76,000 डिवेंचर इशू करके मेरे हाथ में पैसा आए। ये बात सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलो। हम 3 बात बोला, इक्विटी शेयर 20,000 बेसी हुआ है, मतलब 20,000 का नया शेयर इशू हुआ है, और बोला गया नीचे 10% प्रीमियम पे, मतलब 22,000 में इशू हुआ है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है सब 50,000 का, और वो भी 10% प्रीमियम पे, मतलब 50,000 का प्रेफरेंस शेयर का हम 55,000 पेमेंट किए हैं। वैसे ही डिवेंचर्स मेरा 80,000 का इशू हुआ है, लेकिन 5% डिस्काउंट पे, तो 80,000 का 5% 4,000 रुपये, यानी 76,000 में डिवेंचर्स इशू हुआ है। ये सब क्लियर है सबको एडजस्टमेंट्स। अब एक एक करके प्रेजेंटेशन पे आते हैं।
सबसे पहले क्या बनेगा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो देखो लोग क्या किया, पहले इन्वेंट्री 80,000 ओपनिंग 85,000 क्लोजिंग, लेकिन 80,000 ओपनिंग को हमको पहले तो कम दिखाया हुआ था ना, मेरा गलती से बोला ना, अंडर स्टॉक दिखाया हुआ था, अंडर वैल्यू करके दिखाया हुआ था। तो हमको क्या करना पड़ेगा पहले ओपनिंग स्टॉक को ठीक करने के लिए, 54,000 का स्टॉक में, हाँ 54,000 का स्टॉक में ये गलती हुआ है, मतलब 54,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, तो 6,000 का गैप आ रहा है ओपनिंग में। तो वो 6,000 हम ऐड बैक किया, मतलब ओपनिंग मेरा स्टॉक 86,000 होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक 85,000, यानी 1,000 से मेरा स्टॉक डिक्रीज हुआ। तो देखो 1,000 डिक्रीज कॉलम में लिख दिया। वैसे ही डेटर, बैलेंस शीट देखते जाओ, डेटर मेरा ओपनिंग 1,05,000, क्लोजिंग 1,20,000, यहाँ पे लिखा ओपनिंग 1,05,000 क्लोजिंग 1,20,000, मतलब 15,000 से डेटर बढ़ा तो इंक्रीज कॉलम में लिख दिया। वैसे ही लोन्स एंड एडवांस, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो यहाँ आएगा नहीं, वो मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। ओपनिंग एडवांस मेरा 15,000 है, ओपनिंग एडवांस 15,000 है, और क्लोजिंग एडवांस कितना है 0, तो ओपनिंग 15, 35 और 20 कहाँ से लिख दिए। अच्छा दो है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस नहीं, तो नॉन करेंट एसेट है ना, वो यहाँ क्यों लेगा, तो यहाँ लेंगे नहीं। ये लोग गजब काम किए, ये लोग लोन एंड एडवांस को पूरा एक साथ ले लिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को दिखा रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट इन वर्किंग कैपिटल, और ले लिया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को। ब्रिलियंट बुद्धि। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है वो 20-20 ही है, ओपनिंग भी 20 है, क्लोजिंग भी 20 है, तो उसका कहीं कोई इम्पैक्ट तो आना नहीं था। लेकिन ये बेवकूफ़पंती की है, ये नहीं करेंगे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ओपनिंग लोन एंड एडवांस लिखेंगे 15,000, क्लोजिंग 0, मतलब डिक्रीज हो रहा है मेरा लोन एंड एडवांस, तो हम डिक्रीज कॉलम में, देखो लिखा ठीक है 35 - 20 15 डिक्रीज कॉलम में, लेकिन वो 20 का इम्पैक्ट यहाँ क्यों ले लिया पता नहीं, वर्किंग कैपिटल है ये तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ओपनिंग 15 क्लोजिंग 0, क्योंकि खत्म हो गया पूरा, तो डिक्रीज में चला जाएगा 15,000। वैसे ही कैश एंड बैंक, सॉरी कैश एंड बैंक भी यही आएगा, मेरा मिस्टेक हुआ बोलने में, कैश एंड बैंक भी यही आएगा, सारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, सारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी यही ले लोगे। तो लोन एंड एडवांस, सॉरी कैश एंड बैंक, ओपनिंग कैश है 44, क्लोजिंग कैश है 48, देखते हैं सब में, हाँ ये रहा, ओपनिंग कैश 44, क्लोजिंग कैश 48, मतलब मेरा कैश बैलेंस बढ़ रहा है 4,000 से, तो देखो इंक्रीज कॉलम में 4,000 लिखा है। अब आ जाओ करंट लायबिलिटी वाला पार्ट पे। करंट लायबिलिटीज में क्या दिया है मेरे को, करंट लायबिलिटी में मेरा ये प्रपोज और प्रोविजन तो आएगा नहीं, वो तो मेरा चला जाएगा पीएल एडजस्टमेंट वाला स्टेटमेंट में, तो इसमें केवल ट्रेड पेबल आएगा और अदर करंट लायबिलिटी आएगा। ट्रेड पेबल मेरा ओपनिंग 77 है और क्लोजिंग 50 है, तो ये मेरा कम होगा, 27,000 से मेरा लायबिलिटी कम हो रहा है। अब यहाँ पे एक कैच है, एसेट में आप लोग डिफरेंस जिधर आ रहा था डिक्रीज या इंक्रीज लिख दे रहे थे, लेकिन लायबिलिटी में देखो क्या किया है, लायबिलिटी में क्या नियम होगा, कम हो रहा है तो इंक्रीज में लिखोगे, बढ़ रहा है तो डिक्रीज में। आई रिपीट माई सेल्फ, एसेट में दोबारा देखो, डेटर अगर देखते हो तो 1,05,000 से 1,20,000 हुआ, तो डेटर इंक्रीज में लिखा और इंक्रीज हो भी रहा है 15,000 से, लेकिन लायबिलिटी देखो 77 से 50 हुआ, हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लायबिलिटी डिक्रीज होना मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होना, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा ना खुद से। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, आपको अपनी जेब से कितना रुपया डालना पड़ेगा, तो आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है मतलब आपको फायदा ही हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब आपका जेब से पैसा गया, मतलब आपको जेब से वर्किंग कैपिटल डालना पड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक याद रखो, एसेट करंट एसेट डिक्रीज होंगे तो हम डिक्रीज में लिखेगा, करंट एसेट इंक्रीज होगा तो हम इंक्रीज में लिखेगा, लेकिन करंट लायबिलिटीज के लिए उल्टा नियम चलेगा। करंट लायबिलिटी में क्या करेंगे, 77 - 50 डिक्रीज हो रहा है लायबिलिटी, लेकिन लिखेंगे इंक्रीज में। ये बात क्लियर है सबको, क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया,
ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे और एक आइटम दिया था ना, कहाँ दिया? अच्छा, वो अनक्लेम डिविडेंड है 3000 का, ओपनिंग में था नहीं, क्लोजिंग में है। वो मेरा डिविडेंड वाला पार्ट मेरा पूरा पीएल एडजस्टमेंट में जाएगा। डिविडेंड कुछ भी हो पीएल एडजस्टमेंट में जाएगा, या नहीं आएगा। तो मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे क्या निकला देखो, अब अल्टीमेटली ये लोग निकाला है 30,000 का इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है। तो ये देखो 15 + 4 + 27 कितना होगा? 15 और 4 19, 19 + 27 19 + 30 होगा 49, 59, 57, 56 और इधर मेरे 15 और 16 56 - 16 30,000। तो मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज ज़्यादा है डिक्रीज कम है, मतलब 30,000 से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? फंड फ्लो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, केवल आपको पुटिंग करते हुए निकलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कोई का डाउट है यहाँ तक कुछ? पहला स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बनेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो ऑपरेशंस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में केवल वर्किंग कैपिटल वाले आइटम आएंगे, पीएल एडजस्टमेंट या जिसको आप फंड फ्लो ऑपरेशंस भी बोलते हो, उसमें सारे ऑपरेटिंग वाले आइटम आएंगे, और लास्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसमें सारे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटी आएंगी जो अपने कैश फ्लो में सीखी है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। ये लोग पहले कुछ वर्किंग्स निकाला है, देखो तो हम लोग भी जानते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 का इशू हुआ है, शेयर प्रीमियम मेरा कितना गया है, प्रीमियम और रिडम्पशन 5,000 जा रहा है। ये लोग बैलेंस निकाल दिया शेयर प्रीमियम का। 2 जगह से प्रीमियम तुम्हारे पास आ रहा है, एक जगह प्रीमियम आ रहा है, एक जगह तुम डिस्काउंट दे रहे हो, और एक जगह तुम्हारा प्रीमियम जा रहा है। 5,000 प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम जा रहा था, और इक्विटी शेयर से 2,000 का प्रीमियम आ रहा था शेयर पे। तो शेयर प्रीमियम मेरा ओपनिंग क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओपनिंग 15,000 क्लोजिंग 12,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ओपनिंग 15,000 क्लोजिंग 12,000। तो देखो ओपनिंग क्रेडिट में लिखा 15, क्लोजिंग 12,000 डेबिट में लिख दिया। 5,000 प्रेफरेंस शेयर से प्रीमियम जा रहा है, तो प्रीमियम कम हो रहा है, और 2,000 इक्विटी शेयर पे प्रीमियम आ रहा है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा अकाउंट मैच हो रहा है, देख लो अपने आप ही मैच होकर दिखा दे रहे लोग। ये प्रूफ करके दिखाया, खाली तुमको करना कुछ नहीं था इसमें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी वैसे ही दिखा दिया तुमको, ये बनाने का दरकार नहीं है ये सब एडजस्टमेंट्स। डायरेक्ट सम में भी आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला बना लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला बना लेना, बाकी बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स वाला बना लेना। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या हुआ, ओपनिंग 28 था, क्लोजिंग 30 था, लिख दिया 26,000। देखो ये लोग गलती लिखा है, बैलेंसिंग फिगर 26,000 तो सम्स में दिया होता है, ये थोड़ी बैलेंसिंग फिगर है। देखो मनीष तुम्हारा वाला लाइन आ गया, यहाँ लिखा था ना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 26,000। तो ये देखो 26,000 ये लोग करंट ईयर का पीएल बोल के लिख दिया, उसको बैलेंसिंग फिगर गलत लिखा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल में टैक्स पेमेंट है। टैक्स पेमेंट है 24 जा रहा है, वो तुमको निकालना पड़ेगा। 3 डेटा गिवन है, प्रोविजन टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग और बाई एडजस्टमेंट इन पीएल। तो 24,000 तुम्हारा टैक्स पेड निकल जाएगा। हाँ सर। बाकी फिक्स एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग, फिक्स एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, लिख दिए। एसेट कितना में बेचे, 28,000 में बेचे हैं बोल रहे हैं, उसका प्रोविजन कितना था 60%। ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग तुमको फिक्स डेप्रिसिएशन दिया, प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट 1,30,000 1 65, तो ओपनिंग क्लोजिंग पुट कर दिए। एक ऑब्सोलेट मशीन है जिसको 20,000, जिसका आज WDV है, उसका डेप्रिसिएशन 75% जमा है, WDV 20,000 है, सोचो। तो यानी 20,000 अपने आप में कितना परसेंटेज हुआ, WDV 20,000 है जिसमें 75% डेप्रिसिएशन है, तो 20,000 अपने आप में कितना परसेंटेज हुआ सर 25। हाँ 25, तो डिवाइडेड बाय 25 इंटू 75। तुमको डेप्रिसिएशन निकालना है ना कि उस पर डेप्रिसिएशन कितना था, 60,000 का डेप्रिसिएशन था।
तो 20,000 आज के दिन WDV है, उसको तुम कितना में बेचे हो? 28,000 में, मतलब 8,000 का प्रॉफिट कमाए हो, और उस पर डिप्रिसिएशन कितना है? 60,000 का। तो देखो एसेट अकाउंट बना दिया, ओपनिंग क्लोजिंग एसेट लिख दिया, बाई बैंक लिखा 28,000, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखा 60,000, 8,000 का प्रॉफिट लिखा, यानी करंट ईयर में नया एसेट परचेज किया 1.5 लाख का। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, ओपनिंग क्लोजिंग डिप्रिसिएशन लिख दिए, वो जो 60,000 वहाँ कैंसिल किया उसको डेबिट में लिख दिए, तो इस साल नया डिप्रिसिएशन क्रिएट हुआ 95,000 का। क्लियर है ये? इतना ही वर्किंग बनाना, बाकी वर्किंग का दरकार नहीं पड़ेगा। बाकी देखो यहाँ पे क्या किया, आपका PL का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट बनाया था चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे PL एडजस्टमेंट बोल लो या उसको फंड फ्लो ऑपरेशंस बोल लो, जो भी नाम दे लो आप लोग। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कितना PL दिया हुआ है हमको, ये रहा थर्ड आइटम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। मेरा ओपनिंग बैलेंस इन PL है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस इन PL है 38,000, ओपनिंग 30 क्लोजिंग 38। तो देखो यहाँ पे बाई बैलेंस BD लिखा, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग लिखा टू बैलेंस CD 38,000। अब देखो इस साल डेबिट में क्या लिखा, इस साल 95,000 का नया प्रोविजन बनाए, इस साल का एक 3,000 का मिसलेनियस खर्चा हुआ वो लिख दिए, राइट ऑफ करना है। जनरल रिजर्व नया क्रिएट हुआ 10,000 का वो लिख दिए। प्रपोज डिविडेंड 27,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 26,000 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तुम्हारा फिक्स एसेट बेच के 8,000 का कमाई हुआ और तुम्हारा स्टॉक 8,000 से वैल्यू बढ़ा, तो वो भी तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ाएगा, तो वो भी उधर लिख दिए। तो मेरा अल्टीमेटली 1,55,000 फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकला, इसीलिए उसका नाम एडजस्टमेंट ऑफ PL बोल लो या फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बोल लो। कोई किसी का क्वेरी या कोई फिगर पे तो बोलो, फिगर प्रूफ कर देते हैं एक एक करके। देखो 95 प्रूफ्ड है, ओपनिंग क्लोजिंग प्रूफ्ड है, फिक्स एसेट में प्रॉफिट वो तो 8,000 हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे, स्टॉक का वैल्यू 8,000 से बढ़ा है वो भी हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे ऊपर। बचा इधर में खाली जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हम लोग अभी कैलकुलेट कर लिए थे, तो 3 बचा। मिसलेनियस एक्सपेंस, ये देखो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट बनाया ये लोग, बैलेंस शीट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये रहा एसेट में, देखो C नंबर आइटम नॉन करेंट एसेट में, अदर नॉन करेंट एसेट में मिसलेनियस एक्सपेंस ओपनिंग 16,000, क्लोजिंग 17,000। तो देखो उसको ये लोग पहले लिखा, ओपनिंग मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट में दिया हुआ है 16,000, तो हम पहले ओपनिंग में लिख दिए 16,000 डेबिट साइड में, क्लोजिंग लिख दिए 17,000 इधर में। इस साल अच्छा ये जो डिस्काउंट ऑन इशू वगैरह होता है ये हम राइट ऑफ करेंगे, तो 4,000 का हम डिस्काउंट दिए डिवेंचर पे। इसको चाहते तो तुम PL एडजस्टमेंट में भी डाल सकते थे डायरेक्टली भी, और नहीं तो ये लोग ऐसे करके निकाल लिया कि 3,000 मेरा इस साल का मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। तुम अगर ये अकाउंट नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं था, तुम डायरेक्ट जो वो 1,000 का डिफरेंस है उसको पहले एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या हो रहा है 1,000 से बढ़ रहा है, तो पहले इसको तुम डेबिट में लिख देते, और तुम्हारा 4,000 का फायदा हो रहा है डिस्काउंट में इशू करके, तो उसको क्रेडिट में लिख देते। अल्टीमेटली 3,000 का इफेक्ट आता, देख लो तुम्हारा 1,000 से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, 16 से 17 हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, देखो तो 1,000 से एक्सपेंडिचर बढ़ा है, उसको क्या करना है PL का डेबिट में लिखते, ये एडजस्टमेंट ऑफ PL जो बनाए डेबिट में लिख देते 1,000, और 4,000 का तुम डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया, तुम्हारा फायदा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू, इसको फायदा लिखते क्रेडिट में, तो अल्टीमेटली देख लो 4 और 1 लिखते डिफरेंस 3 ही आता। तो देखो ये लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डिफरेंस 3 लिख दिया। क्लियर है ये? कोई का क्वेरी नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रपोज डिविडेंड 27,000, ये एक फिगर बचा, और जनरल रिजर्व 10,000, ये कहां से आया? देखो प्रपोज डिविडेंड का लोग अकाउंट बनाया होगा, ये रहा। ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड 25,000 था, क्लोजिंग 27,000 लिख दिया। अनक्लेम्ड एक डिविडेंड है 3,000, मतलब वो पहले क्लियर कर दिया, और इस बार हम पेमेंट किए हैं, बोले डिविडेंड 22,000 का, तो 22,000 का डिविडेंड पेमेंट किया, तो इस साल नया प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ है 27,000 का। 3,000 का देखो 25 और 27 दिया हुआ है, 25,000 मेरा ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड था, क्लोजिंग 27,000। 3,000 का एक अनक्लेम डिविडेंड है, उसको हम प्रपोज डिविडेंड से एडजस्ट कर लेंगे,
क्योंकि वो उसी का पार्ट है, तो 3000 एडजस्ट कर लिए। क्वेश्चन बोला 25,000 का डिविडेंड पेमेंट की, 22,000 का डिविडेंड पेमेंट की हो, तो यानी कुल मिला के आप इस साल नया कितना क्रिएट किए हो, 27,000 का नया प्रोपोज डिविडेंड क्रिएट किए हो, तो वो लिख दिया यहाँ पे 27,000 का नया प्रोपोज डिविडेंड क्रिएट हुआ है। और जनरल रिजर्व कितना क्रिएट हुआ है मेरा, क्वेश्चन में दिया है रिजर्व्स, हाँ ये रहा। जनरल रिजर्व ओपनिंग 90 था, क्लोजिंग 70। जनरल रिजर्व ओपनिंग 90 था, क्लोजिंग 70, हिसाब से तो 20,000 का रिजर्व क्रिएट हुआ है। ये लोग 10,000 क्यों लिखा है वहां पे, ओ अच्छा 30,000 का CRR चला गया कैपिटल। जनरल CRR कहाँ से क्रिएट होता है, तुमको समझ में दिया 30,000 का CRR है, तो CRR कहाँ से क्रिएट होता है, जनरल रिजर्व से या PL से, ये लोग जनरल रिजर्व से मान लिया उसको। तो ओपनिंग 90 था, क्लोजिंग 70, 30,000 का, मतलब करंट ईयर में नया रिजर्व क्रिएट हुआ है 10,000 का, तो ये लोग 10,000 का रिजर्व भी लिख दिया। तो ये जो PL एडजस्ट, देखो सिंपल बात, पहला बात वर्किंग कैपिटल जो बनेगा वो तो नॉर्मल बनेगा, खाली डिफरेंस निकालते जाओ, इंक्रीज डिक्रीज। एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो तो इंक्रीज डिक्रीज में लिखो, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो डिक्रीज में लिखना, डिक्रीज हो तो इंक्रीज में लिखना, उल्टा करना लायबिलिटी का। उसके बाद ये एडजस्टमेंट इन PL अकाउंट जो है तुम्हारा एग्जैक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करते थे, देखो यहाँ सब ऐड बैक कर रहे हैं, और जो आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते थे, देखो यहाँ सब क्रेडिट में लिख के माइनस कर रहे हैं। अब आता है आखिरी बात, तुम्हारा फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया है, 1,55,000। देखो क्रेडिट में आया इसलिए उसको डेबिट में ट्रांसफर कर दिए। तुम्हारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना हुआ था, 30,000। तो ये पैसा देखो यहाँ पे हेडिंग कैसे दिया, थोड़ा गौर करना। फंड फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट का हेडिंग कैसे दिया है, डेबिट साइड वाला हेडिंग का नाम दिया है सोर्स, और क्रेडिट साइड वाले हेडिंग का नाम दिया एप्लीकेशन। सोर्स मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मिला के है ये, यहाँ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही बनेगा जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो मेरा सोर्स यानी पैसा कहाँ से आ रहा है, और एप्लीकेशन मतलब कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है। तो देखो इक्विटी शेयर इशू करके 22,000 रुपये आया मेरे पास। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 1,55,000 क्रेडिट, मतलब इतना रुपया मेरे पास बैलेंस आ रहा है कहीं से। सेल ऑफ मशीन से पैसा आ रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स से पैसा आ रहा है 76,000। वैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से पैसा जा रहा है, मशीन खरीदे 1.5 लाख का एसेट से पैसा जा रहा है, डिविडेंड पेमेंट किए 22,000 पैसा जा रहा है, टैक्स पेमेंट किए 24,000 पैसा जा रहा है। वर्किंग कैपिटल बढ़ गया मतलब जेब से पैसा जा रहा है। वर्किंग कैपिटल घटता मतलब सोर्स हो जाता, और वर्किंग कैपिटल बढ़ना मतलब पैसा जाना हो गया। तो 30,000 जा रहे हैं, और ये अकाउंट का बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, ये अकाउंट का बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए। तो तुम्हारा जो पिछला 2 स्टेटमेंट बना उन दोनों का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो गया। अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो क्रेडिट में डालो, क्योंकि मतलब तुम पैसा लगा रहे हो, वर्किंग कैपिटल तुम्हारा बढ़ रहा है मतलब तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, वर्किंग कैपिटल घट रहा है मतलब तुम्हारा जेब से पैसा नहीं जा रहा है, तो उसको सोर्स में लिखना। अगर ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आता तो वैसे ही तुम्हारा जो PL एडजस्टमेंट बना, इसमें अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, जो कि क्रेडिट में आएगा 99.99%, तो उसको डेबिट में ट्रांसफर कर दो, और अगर डेबिट में बैलेंस आ जाता तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो, मतलब एप्लीकेशन में डाल दो। अगर डेबिट में बैलेंस आए तो फंड फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट में, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में, और अगर क्रेडिट में पैसा आया तो उसको डेबिट में डाल दो सोर्स के अंदर। क्लियर है ये?